हाँ 6:30 का ही रहेगा। आज जो है वो थोड़ा लेट हो गया था। मॉर्निंग में भाई वो इनके एबीएसटी के लिए, आपके लिए नहीं है। आपकी तो जो है वो स्टेट्स की क्लास जो है वो 9 बजे से ही होगी। शुरू करें भाई? भाई आपका जो स्टेट्स का टाइम है वो 8:45 से लेके 9:15 के बीच से शुरू होगा, है ना? क्योंकि क्या है कि उससे पहले 6:30 से 8:30 तक जो है वो इसकी चलती है, कॉस्टिंग की क्लास चलेगी। तो कभी टॉपिक थोड़ा सा लंबा चल जाता है, तो वो 8:45 तक अगर चल गया तो फिर 10-15 मिनट चाय वगैरह का जो टाइम लग जाता है फिर, तो 9:15 तक जा सकता है। और कभी जल्दी ख़त्म हो जाए तो 8:45 से भी शुरू हो सकता है। तो 8:45 से लेके 9:15 के बीच में जो है वो जब भी नोटिफिकेशन आए ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं व्हाट्सएप पे भी जो है वो इंटीमेशन देता रहूँगा ना। शुरू करें भाई? गेम थ्योरी, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है, ये हो गया। और ये जो क्यूटी के आगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह जो हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक जो है इनके अंदर क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस है जिनको अपने को समझना होगा। बाकी इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो थ्योरेटिकल ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इनका एमसीक्यू में बनना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो जो है पहला क्वेश्चन इसका बनता है कि भाई किसके द्वारा दी गई थी। तो प्रोफेसर, ये जिनके नाम जो है वो लिखे गए नोट्स में, उनको भाई याद ही कर लीजिएगा ना। याद ही मतलब रट ही लीजिएगा। जॉन वॉन नौमन करके जो एक अ, हाँ उसमें एक पॉइंट ही बचा है, वो डिकम्पोजिशन जो वो बचा है वो करवा देंगे। लास्ट में ले लेंगे, डाउट है ना।
शुरू करें भाई। तो देखो है क्या गेम थ्योरी। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ जो है वो कंपिटिटर है आपस में। क्लियर है। कोई भी हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, उनके सामने कुछ जो है वो स्ट्रेटेजी है। नऊमन, NAUMANN। जैसे पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, तो इनके पास क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि दो पार्टी है, नाम तो नहीं लिखते हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। ठीक है। अब दोनों पार्टियों के पास क्या है, कुछ स्ट्रेटेजी है। जैसे पार्टी बी के पास स्ट्रेटेजी जो है वो मान लीजिए B1 है, B2 है, स्ट्रेटेजी है B3 है। वैसा वैसा इनके पास स्ट्रेटेजी A1 है, इनके पास स्ट्रेटेजी A2 है, और इनके पास स्ट्रेटेजी A3 है। B1 है जैसे कि वही नॉर्मल जो सबसे फेवरेट चलती है, जैसे धर्म के नाम पे लड़ा दो। ठीक है। तो जो है वो अपना काम चल जाएगा। या फिर बी जो है वो रिजर्वेशन पे है। ठीक है। धर्म के नाम पे लड़ाने में मान लीजिए ये जो है वो हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके पास स्ट्रेटेजी वही है, पहले धर्म के नाम पे लड़ाना, और ये मुस्लिम समुदाय को जो है वो अपना वोट बैंक मानते हैं, ये हिंदू को अपना वोट बैंक मानते हैं। ये जो है ये रिजर्वेशन इनकी अगर सेकंड स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर उन्होंने मान लीजिए जनरल को जो अपना वोट बैंक मानते हैं, तो ये जो है वो कहते हैं कि भाई अ, हम जो है वो EWS जो है उनको रिजर्वेशन देंगे। जनरल के अंदर जो है जिनकी अर्निंग नहीं है, कम है, तो उनको हम क्या करेंगे, रिजर्वेशन देंगे। ये जो है ये भी दूसरा इनके पास भी मान लीजिए रिजर्वेशन वाली एक स्ट्रेटेजी है, और जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो है वो MBC का जो रिजर्वेशन है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इनके पास तीसरी स्ट्रेटेजी मान लीजिए, जो कि इनकी नॉर्मली फेवरेट रहती है, कि ए की बुराई करना, कि भाई ए ने जो है वो अच्छे से काम नहीं किया, इस वजह से आज हम जो है वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। बी इनकी जो है वो है बी की बुराई करनी। ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा ना काम नहीं किया, तो क्या ये भी तो नहीं कर रहे हैं, ये भी तो बैठे ही हैं, ये कौन सा काम कर रहे हैं। ये इस तरीके से इनके पास स्ट्रेटेजी है। अब हर स्ट्रेटेजी का कुछ अलग इम्पैक्ट होगा। क्लियर है। जैसे आप एक पर्टिकुलर, ये इन्होंने रिजर्वेशन के लिए इन्होंने कहा कि हम जब वो जनरल को रिजर्वेशन देंगे तो उनको या प्लस होगा या माइनस होगा। ये कह रहे हैं कि MBC को रिजर्वेशन देंगे तो इनका भी कुछ प्लस होगा या माइनस होगा। ये कैसा है, चेस के गेम के जैसा है कि भाई ये, इसको गेम थ्योरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक जो है वो पहले पार्टिसिपेंट एक एक्शन लेगा, उसके बाद में दूसरा पार्टिसिपेंट उसके साथ में दूसरी एक्शन लेगा, फिर ये कुछ एक्शन लेगा, ये कुछ एक्शन लेगा। ये स्ट्रेटेजी इस तरीके से चलती है। क्लियर है। पॉलिटिकल पार्टी में अब इसमें से ये कौन सी सेलेक्ट करेगा, इन तीनों में से कौन सी वाली स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा जिसमें इसको सबसे ज्यादा फायदा है, ये वाला प्लेयर जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा जो इनके लिए ज्यादा फायदे वाली बात होगी। क्लियर है भाई। आगे तो पॉलिटिक्स इनका, इसका टारगेट क्या है कि जीते, इसका टारगेट क्या है, जीते। क्लियर है। और इनको पता है कि टोटल जैसे वोटर जो है वो 1000 है, तो ये 1000 में से कितने जो लोग हैं ये अपनी तरफ खींच पाते हैं, और इस 1000 में से कितने लोग जो है वो अपनी तरफ खींच पाते हैं, ये इन दोनों के आपस में लड़ाई है।
अगर इसमें से मान लीजिए ये 5 जो है वो अपनी तरफ जोड़ लेता है, इसका मतलब क्या है, इस साइड से 5 माइनस हो गए। इधर 5, अगर 5 लोगों ने वोट यहाँ दिया, इसका मतलब उधर नहीं दिया, मतलब कि वहाँ माइनस हो गया। तो एक का गेन दूसरे का क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। और इस तरीके की स्थिति होगी जब, तो ऐसे स्थिति के लिए एक जो है वो डेवलप किया गया है गेम थ्योरी, कि इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो वो क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर जैसे बिजनेस के अंदर बात करें, तो ये मान लीजिए एक गांव है जिसके अंदर जो 2 दुकानें हैं, ये शॉप ए है और ये शॉप बी है। बी के पास मान लीजिए 4 स्ट्रेटेजी है, B1, B2, B3 और B4। इसके पास A1, A2 और A3। इसके पास ये 3 स्ट्रेटेजी है। क्लियर है? तो इसमें से ये भी जो है वो कोई भी चारों में से एक सेलेक्ट कर सकता है। अल्टीमेटली मान लीजिए टोटल जो गांव के अंदर 10,000 kg जो है वो गेहूँ सेल होता है, तो होगा तो इन 2 शॉप में से किसी एक में से। अगर इसने 10,000 में से 10,000 पूरा का पूरा केजी इसने सेल कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, B2 जो है उसका 10,000 kg का लॉस होगा। या फिर मान लीजिए इसने भी 5,000 kg सेल किया और इसने भी 5,000 kg सेल किया, तो मतलब कि क्या है, दोनों बराबर स्थिति में। तो ये चाहेगा कि ये क्या करे, इसको बढ़ाए, जैसे कि 1,000 kg से बढ़ाना चाहता है। क्लियर है? तो 1,000 ये kg बढ़ाना चाहेगा, मतलब इसमें से क्या होगा, वो 1,000 kg लेस होगा। वो ये चाहेगा कि नहीं मेरा लेस नहीं हो और उसके बजाय उसका लेस हो और मेरे वाले में क्या हो, ऐड हो। तो ये इस तरीके की जब सिचुएशन हो, जैसे अपन कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई एक दूसरे का इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर इसको फायदा हो रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है तो इसको नुकसान हो रहा है। ये ऐसी स्थिति जब होगी तो वहां पर अपन क्या करेंगे, गेम थ्योरी के जरिए जो अपन क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, मेनली तो पूरा थ्योरेटिकली चैप्टर है। प्रैक्टिकल के अंदर जो 2-3 मेथड है, जो कि सिंपल सिंपल से मेथड है। अब टाइप्स ऑफ गेम्स आते हैं। सबसे पहले कि गेम्स किस किस तरीके के गेम होते हैं। पहले 2 है कोऑपरेटिव गेम्स और नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। कोऑपरेटिव गेम्स क्या होंगे, जब मान लीजिए ऐसा हो कि मान लीजिए जैसे 2 सेलर हैं, सेलर ए एंड सेलर बी, ये आपस में गेम खेल रहे हैं, लेकिन कैसे गेम खेल रहे हैं, कोऑपरेट करके, एक दूसरे का साथ देके। तो उन्होंने क्या किया, आपस में क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट किसका कर दिया, कि सेलर ए ने कहा बी को जाके कहा कि भाई देख, अपन दोनों लड़ते हैं, मैं जो है वो 20,000 में सेल करता हूँ, तुम उसको फिर वापस 15,000 में सेल करते हो। तो उस केस के अंदर जो कस्टमर आपके पास जाता है, फिर तुमसे कस्टमर वापस खींचने के लिए मैं क्या करता हूँ, 15,000 की जगह जो है वो 13,000 में कर देता हूँ, तो वापस कस्टमर मेरी तरफ आते हैं। इस तरीके से अपन दोनों जो वो कंटिन्यूस लड़ रहे हैं और अल्टीमेटली अपन दोनों का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अपन एक काम कर देते हैं, अपन तय कर देते हैं कि दोनों ही जो है वो सेल करेंगे, वो 18,000 रुपये से ज़्यादा पे सेल करेंगे, इससे कम पे नहीं करेंगे। ये इस तरीके का उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये तो क्या कहलाएगा, एक तो कोऑपरेटिव गेम, कि भाई दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है और फिर गेम खेल रहे हैं, तो वो उस केस के अंदर क्या होगा, कोऑपरेटिव गेम होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट नॉन कोऑपरेटिव गेम। नॉन कोऑपरेटिव गेम क्या होगा, नॉन कोऑपरेटिव गेम क्या होगा, जिसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। प्लेयर ए जो है वो अपने फायदा चाहता है और दूसरे का नुकसान हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करना चाहे नहीं करना चाहे वो आगे वाले की इच्छा। लेकिन अल्टीमेटली वो क्या चाहता है कि उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा है। तो उस केस के अंदर ये जो है वो एक स्ट्रेटेजी इस तरीके की करेगा ताकि दूसरा वाला जो क्या हो, उसको हराया जा सके। जैसे चेस के गेम के अंदर होगा, तो ये चेस का गेम चल रहा है,
तो प्लेयर ए और प्लेयर बी जो है वो दोनों जो है वो अपनी चाल चलेंगे। जब प्लेयर ए अपनी चाल चलेगा तो वो क्या करेगा, प्लेयर बी के कुछ जो भी उनके घोड़े, ऊंट, हाथी वगैरह जो भी है उनको, प्यादे वगैरह जो भी, उनको मारने के लिए चलेगा। और प्लेयर बी जो वो चलेगा वो किसके लिए चलेगा, प्लेयर ए के जो भी हाथी घोड़े वगैरह जो भी है, प्यादे वगैरह, उनको मारने के लिए चलेगा। तो वो आपस में क्या है, इनका दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरीके का गेम जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कोऑपरेटिव गेम जो वो कहेंगे। वैसे ये नाम से ही पता चल जाता है। दूसरे जो है, दूसरा इनको कैटेगरी में बांटा जाता है जीरो सम गेम्स और नॉन जीरो सम गेम्स। यहां तक की बातें समझ आ रही है भाई? सिंपल सा ही चैप्टर है, नाम से लगभग सारी चीजें जो इसमें समझ आ जाएगी। टोटल पे ऑफ यहाँ पर क्या होगा, टोटल पे ऑफ जो है वो रिमेन कांस्टेंट होगा, ये समझिएगा। जैसे ये एक गांव है, इस गांव के अंदर जो दो दुकानें हैं, शॉप ए और शॉप बी। टोटल यहाँ पर जो है वो पूरे गांव के अंदर जो वो 10,000 kg जो है वो गेहूं जो है वो सेल होता है। क्लियर है? और इन दोनों को जो है वो गेहूं बेचने की दुकान है। क्लियर है? तो प्लेयर ए की सेल प्लस प्लेयर बी की सेल, ये मिलके क्या बन जाएगी, टोटल सेल है जो बन जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच बीच में आपस में ज्यादा लड़ाइयाँ होगी। लड़ाइयाँ क्यों होगी? क्योंकि अगर जैसे इसने 6,000 सेल कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कितने बचे, 4,000 kg बचे। कल को ये 7,000 kg सेल कर दिया तो इसके लिए सेल करने के लिए कितने बचेंगे, 3,000 ही बचेंगे। क्लियर है? और परसों को अगर ये जो है वो सिर्फ 2,000 kg ही सेल कर पाया तो इसका मतलब ये कितना सेल कर पाया है, 8,000 kg जो वो सेल कर पाया है। क्लियर है? ये वाली स्थिति जो है उसे क्या कहते हैं, जीरो सम गेम। मतलब कि दोनों जो है वो अल्टीमेटली दोनों का मिला के जो पे ऑफ है वो कांस्टेंट है। पे ऑफ का मतलब फायदा, समझिएगा। तो दोनों का मिला के फायदा कितना है, 10,000 है। दोनों का मिला के फायदा कितना है, 10,000 है, ये तय है। क्लियर है? इस 10,000 में से एक प्लेयर अगर ज्यादा सेल कर पाया तो उसको उसका फायदा होगा और दूसरे का नुकसान होगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो इसे हम क्या कहते हैं, जीरो सम गेम कहते हैं कि भाई टोटल पे ऑफ जो है वो रिमेन कांस्टेंट है। एक होता है नॉन जीरो सम गेम, जिसके अंदर टोटल पे ऑफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है। पे ऑफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है बी, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है सी। क्लियर है? कोचिंग इंस्टीट्यूट ए जो है वो 1,000 स्टूडेंट तक पहुंच पाई है, ये जो है ये 1,500 स्टूडेंट तक पहुंच पाई है, और ये जो है वो मान लीजिए 2,000 स्टूडेंट तक पहुंच पाई है। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है मान लीजिए 1 लाख। अब जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 जो है वो 1,000 से 2,000 स्टूडेंट तक पहुंच पाए, तो ये जरूरी नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बी और सी का जो है वो क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें से जो अभी तक बहुत सारा पोर्शन जो अभी ऐसा है, जो स्टूडेंट जो वो नहीं जा रहे थे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप उनको भी टारगेट करके यहाँ पर जा सकते हो। तो उस केस के अंदर जो यहाँ पर क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट जो वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है वो आपस में लड़ाइयाँ देखने को कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी
कुछ पे ऑफ ऐसा पड़ा है या कुछ प्रॉफिट ऐसा पड़ा है जिसको अभी तक किसी ने छुआ नहीं है, जो कोई और जो है वो जाके उसको टच कर सकता है, कोई जो है उन स्टूडेंट के पास जा सकता है। तो जैसे कुछ कभी कभी आप देखते होंगे कुछ टीचर जो वो आपस में लड़ते हैं कि भाई वो बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, तो उनको समझाना चाहिए कि भाई आपका टोटल पे ऑफ जो कांस्टेंट नहीं है, आप लड़ क्यों रहे हो? आप अगर अच्छा पढ़ा रहे हो तो और दूसरे स्टूडेंट बाकी अभी बहुत सारे बैठे हैं, उनकी मदद कीजिए, उनके पास पहुंचिए तो आप जा सकते हैं। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल पे ऑफ जो वो कांस्टेंट नहीं होगा, उस केस के अंदर हम उसे क्या कहेंगे, नॉन जीरो सम गेम। दोनों समझ आए क्या भैया? क्लियर है यहाँ तक का? इसके बाद में इसके एजम्पशन तो अपन नोट से ही पढ़ेंगे। क्लियर है? बाकी इसको साइमल्टेनियस और इस तरीके की भी स्ट्रेटेजी वगैरह पढ़ने को जो है वो नाम से करते हैं, साइमल्टेनियस और नॉन साइमल्टेनियस, और ये ऐसी सारी के सारे और बहुत सारे तरीके से बनाए जा सकते हैं, कुछ भी नहीं है, नाम से ही इनके पता चल जाएंगे। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, जैसे प्लेयर वन जैसे ही कोई एक्शन लेगा, साइमल्टेनियसली प्लेयर ई भी लेगा, या फिर बहुत माइनर सा टाइम इनके अंदर गैप रहेगा, उससे ज़्यादा टाइम का गैप नहीं रहेगा। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर ने जैसे ही बॉल जो है वो क्या किए, रिलीज की है, हाथों हाथ बैट्समैन जो है फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर बैट्समैन को क्या करना होगा, उसको उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, साइमल्टेनियस, कि भाई एक साथ जो है वो घटनाएं हो रही है, जहां पर पहला प्लेयर जो अपनी स्ट्रेटेजी जैसे ही कर रहा है वैसे ही हाथों हाथ क्या कर रहा है, प्लेयर बी जो है वो उसके अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। नॉन साइमल्टेनियस के अंदर क्या होगा, जैसे प्लेयर ए ने कुछ जैसे प्रोडक्ट रिलीज किया है, उसके बाद में प्लेयर बी जो है रिलीज कर रहा है या उसके अगेंस्ट के अंदर स्ट्रेटेजी लगा रहा है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट नहीं लगा रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, उसके बाद में जो वो क्या कर रहा है, प्लेयर बी जो उस स्ट्रेटेजी को जो वो लगा पा रहा है। जैसे कि हैंड रिटन नोट्स हमने जैसे रिलीज कर दिए, तो उस केस के अंदर प्लेयर बी चाहेगा तो वो ऑन द स्पॉट क्या वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स जो वो रिलीज कर पाएगा क्या? नहीं, उसको क्या लगेगा, समय लगेगा। तो वहां पर जो ऑन द स्पॉट जो वो सेकंड प्लेयर जो वो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? बाकी इस तरीके से नाम से बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। इसके बाद में आते हैं इनके डिसीजन मेकिंग, कि भाई डिसीजन मेकिंग किस किस तरीके से हो सकती है, गेम थ्योरी के बेस पे डिसीजन जो है वो किस किस तरीके से हो सकती है। मेनली तीन कंडीशन जो है वो रहती है। एक तो अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब कि क्या है, प्लेयर ए क्या स्ट्रेटेजी लेगा और प्लेयर बी क्या स्ट्रेटेजी लेगा, उसमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सारी चीजें जो वो क्या हो रही है, एग्जैक्टली पता कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब डिसीजन लेना होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, अंडर सर्टेनिटी। या फिर हो सकता है कि अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क, कि भाई सर्टेन तो नहीं है, रिस्क है, कि हो सकता है कि प्लेयर बी जो है वो, जैसे कि समझिएगा, एक तो पहले प्लेयर ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी ली जिससे उसकी सेल बढ़ रही है, तो प्लेयर बी के पास दो तरीके की स्ट्रेटेजी, या तो वो क्या करे, उसको डिफेंड करे, ठीक है, या फिर वो भी है उसके अगेंस्ट में अग्रेसिव जो है वो खेले। जैसे कि मान लीजिए प्लेयर ए ने, क्रिकेट के जरिए समझिएगा, प्लेयर ए ने जैसे क्या किया, यॉर्कर बॉल डाल दी। अब यॉर्कर बॉल डाली है तो प्लेयर भी दो तरीके से कर सकता है, भाई यॉर्कर के अंदर आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से मैं क्या करूँ, उसको डिफेंड करूँ। क्लियर है? या फिर क्योंकि उसने अग्रेसिव होके यॉर्कर दी है तो मैं क्या करूँ, हेलीकॉप्टर शॉट लगा के इस पर क्या कर दूँ, सिक्स लगा दूँ।
क्लियर है। लेकिन 6 लगाने में क्या होगा, रिस्क होगा कि भाई अगर बॉल चूक गई तो सीधा का सीधा क्या होगा, आउट होना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो क्या कहलाएगी, अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क, कि भाई अगर ये करता हूं, अब इसमें दोनों ऑप्शन है, अगर मैं डिफेंड करूंगा तो उस केस के अंदर मैं आउट होने से बच जाऊंगा लेकिन रन नहीं आएगा। अगर मैं 6 के लिए जाऊं तो उस केस के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है कि अगर लग गया तो 6 है और अगर नहीं लगा तो आउट हो जाऊंगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके के अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क होगा। और थर्ड जो है वो अंडर अनसर्टेनिटी, कि भाई कुछ तय नहीं है कि सामने वाला प्लेयर जो है इसके अगेंस्ट में क्या स्ट्रेटेजी जो वो फॉलो करेगा, मतलब कि उसके पास उस प्लेयर जो प्लेयर है वो भी अनसर्टेन है कि कौन सी स्ट्रेटेजी जो वो फॉलो करूं। समझ आ रही बात। पहले वाले में तो इस वाले प्लेयर को जो वो पता है कि भाई सामने वाला प्लेयर अगर मैं ये करूंगा तो सामने वाला प्लेयर जो वो ये करेगा, तो उसे तो क्या कहते हैं, अंडर सर्टेनिटी, कि उसको सामने वाले जो प्लेयर है उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो कह रहा है कि मुझे पता है कि वो क्या जो है वो स्ट्रेटेजी रखेगा। दूसरे में ये कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, लेकिन उसमें रिस्क है कि भाई हो सकता है कि वो ये करे, हो सकता है कि वो ये ना भी करे, कुछ चांस है। इसमें वो क्या कर पा रहा है, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर पा रहा है कि भाई इतना परसेंट लगता है कि वो डिपेंड करेगा और इतने परसेंट है कि वो इसके ऊपर 6 पे चला जाए। अंडर अनसर्टेनिटी, अब आगे वाला प्लेयर जो वो इस तरीके का, उसके ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी एक्शन जो वो ले सकता है। यॉर्कर के ऊपर वो हेलीकॉप्टर शॉट भी मार सकता है और जैसे सूर्य कुमार जैसा हो तो वो क्या कर सकता है, पीछे की साइड में भी 6 दे सकता है। ऐसी सिचुएशन उसके अंदर आगे वाला प्लेयर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा वो बिल्कुल भी पता नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होगी, इसको वापस दो हिस्सों में बांटा जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है कि कंपटीशन, और कंपटीशन का मतलब क्या है कि भाई एक अगर आगे जाएगा तो दूसरा क्या होगा, पीछे रह जाएगा ऑटोमेटिकली। उनके बीच में क्या है, कंपैरिजन है कि भाई जैसे दो भाई है जिसमें से एक भाई अगर कहा जाए कि वो इंटेलिजेंट है तो इसका सीधा सा मतलब अगर कंपटीशन है तो उस केस के अंदर ये एक भाई का होशियार होना ये साथ ही साथ बता देता है कि दूसरा भाई जो क्या है पढ़ने में कमजोर है। क्लियर है। और अगर नॉन कॉम्पिटिटिव है तो उस केस के अंदर प्लेयर ए अपने हिसाब से चल रहा है, प्लेयर बी जो वो अपने हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पर कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक जरूरत नहीं होती। स्ट्रेटेजिक जरूरत जो है वो कब होती है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन के अंदर जरूरत होती है। भाई पॉलिटिक्स की जरूरत कब होगी, जब दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कंपटीशन जब होगा तभी जो है इनके बीच में क्या होगा, इस तरीके की दूसरे को दूसरे का फायदा कम करके अपना फायदा ज्यादा करने वाली स्थिति जो है वो आएगी। इसके अंदर भी वापस क्या करते हैं, दो तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो रखते हैं। एक प्योर स्ट्रेटेजी और एक मिक्स स्ट्रेटेजी। अपन पहले कुछ जो समझने वाली बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, वो जो वो देख लेते हैं, और इसके जो क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व होते हैं वो वाली चीज़ें देख लेते हैं, फिर जो वो इसको नोट से देख लेंगे। प्योर स्ट्रेटेजी में वापस इसको क्या किया जाता है, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। अब क्वेश्चन जो कई बार सीधा सीधा इनसे पूछा जा सकता है। एक तो होता है 2 into 2 गेम्स। एक तो पहला जो है वो क्या है, 2 into 2 गेम्स। दूसरा है 2 into n और m into 2 गेम्स। और तीसरा जो है वो m into n गेम्स। कुछ भी नहीं है। 2 into 2 गेम्स का मतलब क्या है कि प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रेटेजी है और प्लेयर बी के पास भी 2 स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर जो वो जब मैट्रिक्स बनाएंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व होगा तो वहाँ पर इस तरीके से बनेगा B1 और B2। प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रेटेजी है, प्लेयर ए के पास भी 2 स्ट्रेटेजी है। तो ये इस तरीके का जो गेम होगा उसे हम क्या कहते हैं, 2 into 2 गेम। इसको अलग इस वजह से रखा जाता है क्योंकि इसको सॉल्व करने का एक तरीका जो वो अलग है। क्लियर है। 2 into n या m into 2 जो है उसके अंदर क्या होगा, 2 into n के अंदर मान लीजिए इस प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटेजी A1 और A2 है, आगे वाले प्लेयर के पास 3 स्ट्रेटेजी B1 B2 और B3। या फिर
ऐसी सिचुएशन है कि प्लेयर ए के पास तो 3 स्ट्रेटेजी, A1, A2 और A3। इसके पास 2 स्ट्रेटेजी है, B1 और B2। तो ये क्या है, 2 × n या m × 2। समझ आ रही बात? क्लियर है? इसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जब प्रॉब्लम हो तो उसे हम क्या करें, 2 × 2 वाले गेम्स के अंदर लेके आए। क्योंकि अगर 2 × 2 वाले गेम्स में लेके आएंगे तो अपन नॉर्मली जो गेम थ्योरी का जो सबसे फेमस मेथड है सॉल्व करने का, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे स्ट्रेटेजी को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ दूसरे मेथड जो है, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो वाले मेथड पे जाना पड़ता है। इस वजह से हम, और उनके ऊपर वो ज़्यादा श्योर मेथड नहीं है, उसकी बजाय ये वाले मेथड जो वो ज़्यादा श्योर रहते हैं। तो इस केस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ये वाली स्ट्रेटेजी अगर इस तरीके का बन रहा है तो उस केस के अंदर उसको इस तरीके से बनाया जाए। अब इस वाले पोर्शन को इस तरीके से कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए काम करता है रूल ऑफ डोमिनेंस। रूल ऑफ डोमिनेंस ये क्या होता है, जैसे प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रेटेजी है। जैसे प्रॉफिट के अंदर 5 और 4 है, और यहाँ पर मान लीजिए उसका 7 और 6 है। तो अब सीधी सी बात है, जो स्ट्रेटेजी बी है उसमें उसे हमेशा ही यहाँ भी इसका प्रॉफिट कम हो रहा है और यहाँ भी इसका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये B2 और B3 में से B2 तो कभी भी सेलेक्ट नहीं करेगा। तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, B2 जो है वो क्या हो रही है, डोमिनेटेड बाय B3। तो इसमें इस तरीके से हम क्या कर देंगे, B2 को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। कौन से, ये वाले प्योर के, ये वाले सारे प्योर के। ये वाले सारे प्योर के, क्लियर है? और अगर ये वाली स्थिति है m × 2 वाली है, तो उस केस के अंदर भी हम क्या करेंगे, रूल ऑफ डोमिनेंस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक आध कोई स्ट्रेटेजी चली जाए, ताकि ये 2 × 2 पे चली जाए। या फिर m × n है, या फिर थर्ड जो वो क्या है, m × n है। तो उस केस के अंदर जो क्या होता है, A1, A2 और A3, B1, B2, B3। तो ये क्या हो गई, m × n वाली स्ट्रेटेजी, कि भाई ना तो इसके पास 2 है, इसके पास भी 3 है, और इसके पास भी 3 है। कोशिश करेंगे इसकी भी कि वो क्या हो जाए, 2 × 2 वाले में कन्वर्ट हो जाए। अगर नहीं होगा तो उस केस के अंदर हमारे पास 2 अलग मेथड बनते हैं। यहाँ पर हम सिंपल एक तरीका बनता है उसके साथ सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसको 2 अलग मेथड बनते हैं, उनको उनके हिसाब से हम क्या करते हैं। हाँ, अभी जो है वो अपन इसके जस्ट बाद में जो मेथड जो वो देखेंगे। क्लियर है? तो इसको कोशिश करेंगे कि हम 2 × 2 में लाने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर 2 दूसरे मेथड है, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक, जिनमें से अपन क्या करेंगे, कोई कोई तरीके से लगाएंगे। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के मेथड जो नॉर्मली पढ़े नहीं जाते हैं, मतलब पूछे नहीं जा सकते, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से जो आपकी कॉलेज की बुक्स है उनके अंदर भी लिखा नहीं है, तो उसमें वो अपने ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते भी नहीं हैं। क्लियर? तो पहले अपन इसको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। बाकी इसमें मेनली क्वेश्चन जो है वो पिछली बार भी थ्योरेटिकली आए और इस बार भी थ्योरेटिकली आएंगे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। डोमिनेंस, वापस डोमिनेंस यहाँ पर बता देंगे। अभी जो है एक क्वेश्चन जो है वो करते हैं, उसके हिसाब से अपन करते हैं। अब 2-3 वर्ड जो है वो और सुनिएगा। एक अपन क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ अपन समझा देंगे कि डोमिनेंस किस तरीके से। जैसे कि एक होता है मिनी मिन, एक होता है मैक्सी मैक्स, एक होता है मिनी मैक्स, और एक होता है मैक्सी मिन। ये कुछ स्ट्रेटेजी होती है जिनमें से क्या करते हैं,
प्लेयर जो है वो कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। अब जैसे मिनी मिन का मतलब क्या है और मैक्सी मैक्स का मतलब क्या है, मिनी मिन का मिनी मैक्स का मतलब क्या है, इनका वर्ड का मतलब समझिएगा पहले, ताकि अपन आगे इसको क्लियर है। मिनी मिन का मतलब क्या है, मिनिमम में से मिनिमम को सेलेक्ट करना। मैक्सी मैक्स का मतलब क्या है, मिनी मैक्स लिखा है ना, तो पहले ये लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, मैक्सिमम में से और सर ये है क्या, सारे सारे ठीक है आपने लिख तो दिए, लेकिन इनका मतलब क्या है समझिएगा। ये डिपेंड करेगा कि जो पार्टिसिपेंट है वो कैसा है। सर मतलब पार्टिसिपेंट हो सकता है कि पार्टिसिपेंट जो है, मतलब कि जो कंपटीटर है, वो एक तो ये हो सकता है कि पार्टिसिपेंट या कंपटीटर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। एक तो कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक, कि भाई सब अच्छा ही होगा, इस तरीके का है। या फिर हो सकता है कि पेसिमिस्ट है, कि सब बुरा ही होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि उसके हिसाब से वो कैसा पर्सन है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपनी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा। जैसे कि एक है जो कि ऑप्टिमिस्ट है, ठीक है, और प्रॉफिट का केस है या रेवेन्यू का केस है, तो वो क्या कहेगा कि जैसे 3 स्ट्रेटेजी है, तो वो देखेगा कि हर स्ट्रेटेजी में सबसे ज़्यादा कितना रेवेन्यू जो वो हो सकता है, वो उन रेवेन्यू को सेलेक्ट करेगा। क्योंकि वो मान रहा है कि उसके साथ सब अच्छा ही होगा, तो उस केस के अंदर वो मान रहा है कि जो उसके पास स्ट्रेटेजी है, जैसे 3 स्ट्रेटेजी जिसमें अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3, तो तीनों अल्टरनेटिव में से जो सबसे ज़्यादा है उन्हीं को सेलेक्ट करेगा कि सबसे ज़्यादा वाला ही होगा। फिर अल्टीमेटली उसके पास तीनों अल्टरनेटिव में क्या होंगे, सबसे ज़्यादा वाले उसके पास पहुंच जाएंगे कि भाई ये ज़्यादा वैल्यू वाली ही है, और वो उनमें से भी क्या सेलेक्ट करेगा, मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा। समझिएगा ना, अभी रो और कॉलम वगैरह के हिसाब से नहीं, मैं सिंपल से समझा रहा हूँ। जैसे ये 3 स्ट्रेटेजी B1, B2 और B3, ठीक है, इसके अगेंस्ट में A1 जो है वो देख रहा है, A1 के अगेंस्ट में देख रहा है, तो 5 है, 7 है और 9 है, और उसके बाद में 6 है, 5 है और 11 है, 5 है, 4 है और 12 है। तो ये क्या कहेगा, इन तीनों में से इसको क्या होगा, सबसे मैक्सिमम वाला होगा। मैक्सिमम मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कितना हो सकता है, 9, तो वो कहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 9। इन तीनों में से क्या कहेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, 11। इन तीनों में से कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12। तो वो कहेगा कि मेरे साथ तो सब अच्छा ही होगा, और इस वजह से सबसे ज़्यादा वाला जो है, ज़्यादा वाले होंगे। फिर इसमें से भी कौन सा सेलेक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा वाला सेलेक्ट करेगा। तो ये क्या है, मैक्सी मैक्स है। अब यही ऑप्टिमिस्टिक अगर कॉस्ट की बात करता, अगर ये कॉस्ट की बात करता, तो ये क्या कहता कि इन तीनों अल्टरनेटिव में से मेरे लिए यह कॉस्ट कौन सी लगेगी जो सबसे कम है। तो सबसे कम कॉस्ट कौन सी अल्टरनेटिव 1 के अंदर, वो कह रहा है कि 5। यहाँ कितनी है, 5। यहाँ कितनी है, 4। वो कहेगा कि अगर ये वाली स्ट्रेटेजी है तो 5 लगेगी, ये वाली स्ट्रेटेजी है तो 5, और ये वाली लगेगी होगी तो 4। तो वो क्या करेगा, इस 4 वाले को सेलेक्ट करेगा। सर सीधी सी बात, उसको यही करना चाहिए भाई, प्लेयर ये अकेला नहीं है, सामने A1, A2 और A3 है। मतलब प्लेयर जो है वो ए है, उसके पास भी 3 स्ट्रेटेजी है, लेकिन वो ऑप्टिमिस्टिक है, इस वजह से वो मान रहा है कि नहीं, सारा का सारा गेम जो होगा वो किसके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से ही होगा। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से सेलेक्ट करेगा। दूसरा जो है वो, तीसरा जो है, ये जो है वो कौन से पेसिमिस्टिक टाइप के अगर पर्सन है, तो उस केस के अंदर वो क्या कहेगा,
कि जैसे लॉस की बात है, लॉस की बात है तो ये जैसे B1 B2 B3 है। थोड़ा सा ध्यान समझिए बात, नोट्स में जो एक एक एग्जांपल लिख रखे हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। लॉस का केस है तो इसके पास जैसे 5 7 11 4 8 और 12 और 3 7 और 15। क्लियर है। पेसिमिस्ट है मतलब कि क्या है, वो कह रहा है कि नकारात्मक वाला आदमी है कि भाई नहीं मेरे साथ तो बुरे से बुरा होगा। तो ये कहेगा कि अगर ये वाला केस होगा, ये जो है वो लॉस की बात कर रहा है, मान लीजिए लॉस की बात कर रहा है, तो ये क्या कहेगा कि मेरे को लॉस जो वो सबसे ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाले लॉस को वो मान के चलेगा कि भाई 11 होगा, अगर ये होगा तो इसमें 12 होगा और इसमें 15 होगा। फिर वो कहेगा कि क्योंकि मैं पेसिमिस्ट तो हूँ लेकिन अब मेरे पास इन तीनों में से कोई एक लॉस को चुनने का अधिकार है, इन तीनों में से किसी एक लॉस को चुनने का अधिकार है, तो सीधी सी बात है मैं 15 वाला लॉस क्यों चुनूं, मैं सबसे कम वाला चुनूं। क्लियर है। तो मैं क्या करूं, सबसे कम वाला लॉस चुनूं। तो क्या है मिनिमैक्स कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से क्या करेगा, ये मिनिमम वैल्यू जो वो सेलेक्ट करेगा। यहीं पर अगर यहीं पर अगर प्रॉफिट का केस बनता, अगर प्रॉफिट का केस बनता तो उस केस के अंदर जो है वो क्या करता, किस तरीके से सेलेक्ट करता, तो ये सेलेक्ट करता किस तरीके से, समझिएगा। तो ये क्या कहता कि ये पेसिमिस्टिक है, ये तो कहेगा कि मेरे को सबसे कम से कम प्रॉफिट होगा, तो ये मान लीजिए प्रॉफिट होता तो ये क्या कहता कि इस वाली स्ट्रेटेजी में मुझे होगा प्रॉफिट 4 5, इसमें होगा 4 और इसमें होगा 3। अब इन तीनों में से मैं किसको सेलेक्ट करूंगा जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये क्या है 5। क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है, मिनिमम में से मैक्सिमम को सेलेक्ट करना, जिसको सेलेक्ट करते हैं वो पहले लिखते हैं, तो अपन क्या कहेंगे ये जो है वो कौन सी है, मैक्सी मिन वाली स्ट्रेटेजी। ये वाली कौन सी है, मैक्सिमम में से मिनिमम को सेलेक्ट करना, तो मिनी मैक्स जो है वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। क्लियर है भाई, यहां तक की बात समझ आ रही है क्या। क्लियर है। उल्टा लिख दिया है क्या भाई मैंने, मिनी मैक्स मैक्सिमम में से मिनिमम को सेलेक्ट करना, सही लिखा है शायद, सही लिखा है ना मैंने, मैक्सिमम में से मिनिमम को सेलेक्ट करना, मिनीमैक्स और मिनिमम में से मैक्सिमम सेलेक्ट करना। क्लियर है। देखो मैक्सिमिन का मतलब है हाईएस्ट, देखो
अगर जैसे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना, मैक्सी मिन। पहला जो है वो क्या है, जिसको सेलेक्ट करेंगे। दूसरा है जिसमें से सेलेक्ट करेंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देखो, मैक्सिमिन का मतलब क्या है, दूसरा बार जो लिखा जाता है उसे, वो क्या है, जिसमें से सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू में से, और मैक्सिमम को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिखे तो क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, वो लिमिटेशन के अंदर पढ़ते भी हैं, लेकिन ये जो है वो इसमें नहीं लिख रखा है। ये कॉलेज वाली बुक्स के अंदर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक के हिसाब से नहीं लिख रखा है, लेकिन ये जो इग्नू वगैरह वाली बुक है उसके अंदर जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक वगैरह के बारे में दे रखा है। 5 4 3 जो है वो मिनिमम है, उसमें से मैक्सिमम 5 लिए हैं। हाँ, तो ये हो गया मिनिमम में से मैक्सिमम सेलेक्ट करना, तो ये हो गया मैक्सी मिन। भाई सही है और अगर होगा तो मैं एक बार वापस और चेक कर लूंगा ना। सही है, जो लिखा है वो सही है। अगर नहीं होगा तो मैं एक बार वापस जो वो चेक कर लूंगा। क्लियर है भाई यहाँ तक की बातें? क्लियर है यहाँ तक की बातें, समझ आ रही है भाई? क्लियर है। अब देखो, इसके अंदर बहुत सारी एजम्पशन है और एजम्पशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वैसे एजम्पशन सारी की सारी लॉजिकल है, बहुत सिंपल सी समझ आ जाएगी। एक दो क्वेश्चन जो है वो करेंगे जो कि इस नोट्स में ही दे रखे हैं, तो वहीं से अपन जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। हम्म। गेम थ्योरी, गेम एंड स्ट्रेटेजी या गेम थ्योरी जो है वो, उसको शुरू करते हैं अपन। दिया किसने, प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर जॉन वॉन नाउमन ने दिया था, जिसने अपनी बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ गेम्स। थ्योरी ऑफ गेम्स जो है वो बुक लिखी थी, और इसके लिए उन्हें जो वो ऑस्कर भी मिला था। बिहेवियर, पब्लिश्ड इन 1944।
गेम थ्योरी जो वो टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, इसकी मदद से जो हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन जो वो ले सकते हैं। दिस टेक्निक इज अप्लाइड अंडर द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, जहाँ पर सिचुएशन जो वो क्या हो, कॉम्पिटिटिव हो, मतलब कि एक का फायदा या फिर दो प्लेयर जो आपस में क्या कर रहे हैं कंपटीशन में, वेयर देयर आर टू और मोर कंपिटिटर विद द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कि एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान हो रहा है, तब वो जो है वो गेम थ्योरी को यूज करेंगे। वेयर एक्शन टेकन बाय आर डिपेंड ऑन द एक्शन टेकन बाय अदर, कि जैसे आपने एक मूवी देखी होगी कॉर्पोरेट करके मूवी थी के मेनन की, जिसमें वो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हैं, कुछ ऐसा कोका कोला जैसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट जो वो लॉन्च करने वाले होते हैं, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करें उससे पहले ये प्रोडक्ट जो वो लॉन्च करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो उनकी स्थिति कैसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो एक ही सेगमेंट के अंदर या एक ही इंडस्ट्री के अंदर है, तो अगर उसने ज़्यादा सेल कर दिया तो उस केस के अंदर ये जो है वो क्या होगा, इसका सेल कम होगा। इज ए थ्योरी ऑन इंटरएक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर है भाई, ऐसा लिखा हुआ इंटरएक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसका मीनिंग जो है वो मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं, तो इसको जो है वो आप याद ही कर लीजिएगा कि भाई इंटरएक्टिव डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, ये जब बनाते हैं तो ये इनके पास जो कॉलेज की बुक्स होती है वही होती है, और उससे एज इट इज जो वर्ड उठा लेते हैं। टाइप्स ऑफ गेम्स, गेम्स थ्योरी एनालिसिस, वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, जिसमें कोऑपरेटिव गेम हो सकते हैं कि प्लेयर जो वो आपस में क्या करें, गठबंधन कर लें, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर दें, कैसा, मेक बाइंडिंग एग्रीमेंट टू मैक्सिमाइज जॉइंट पे ऑफ, कि भाई मैं जो है वो प्राइस कम कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में आप प्राइस कम कर रहे हो, अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा हो रहा है और अपना नुकसान हो रहा है, तो एक काम करते हैं अपन दोनों हाथ मिला लेते हैं और जो है वो दोनों मिलके लूटते हैं। भाई समझिएगा, जैसे जियो नहीं आया था उससे पहले जो वो एयरटेल भी 256 रुपये में 1 GB दे रहा था या 1.5 GB दे रहा था, वोडाफोन भी यही 250 के लगभग जो वो 1 GB दे रहा था। जियो आया उसके बाद में सबने 256 के अंदर जो वो मान लीजिए 100 GB जो डाटा देना शुरू कर दिया, तो उससे पहले उनके बीच में कैसा था, एक तरीके को कोऑपरेटिव गेम जो था वो बना हुआ था, कि उनके एग्रीमेंट था कि भाई कॉस्ट अपने मान लीजिए 1 GB की भले 1 रुपये लगता है, लेकिन 250 से नीचे नहीं बेचेंगे। नॉन कोऑपरेटिव गेम, प्लेयर एक्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली एंड, या फिर इसका यूं समझ लीजिए कोऑपरेटिव गेम का, जैसे कि विक्स ने क्या करता है, विक्स जो है वो सर्दी जुकाम के लिए जो टैबलेट वगैरह जो है और बाम वगैरह जो है वो बना बना के बेचता है। अब किसी ने क्या किया, एक ऐसा इन्वेंशन कर दिया या इस तरीके से कि जो है उसने चीज़ बना दी या टैबलेट बना दी, जिससे क्या होगा, अगर वो बचपन में टीका बना दिया, वो टीका अगर लगा दे तो उसको जीवन भर मान लीजिए कभी सर्दी जुकाम उससे होगा ही नहीं। अब सीधी सी बात है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, कि अगर इसने सेल कर दिया ये टीका, तो सीधी सी बात है मेरा जो विक्स वगैरह है वो कौन लेगा, बाम वगैरह कोई नहीं लेगा, तो वो सेल जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति हो गई, कौन सी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्थिति हो गई। तो मान लीजिए विक्स वाले ने क्या किया, उनके पास गए और उनको कहा कि तुम्हारा पेटेंट से तुम्हें जितना मुनाफा होगा उतना मुनाफा क्या कर देते हैं, हम तुम्हें अभी दे देते हैं, तुम ये पेटेंट जो वो हमें दे दो। आगे वाले ने कहा इससे तुम्हें क्या फायदा, उन्होंने कहा कि तुम तो जो है वो टीका एक बार बेच पाओगे, हम जो है वो आदमी के जीवन में ये जो है वो जितने का टीका तुम 80 रुपए का बेचते हो उतने की जो वो हम हर साल जो है वो एक आदमी से पैसा लेते हैं, तो इसमें तुम्हारा जितना मैक्सिमम फायदा हो सकता है उतना हम दे देंगे, लेकिन ये पेटेंट हमें दे दो, और उन्होंने पेटेंट लेके डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो एक तरीके का क्या है, कोऑपरेटिव गेम है। नॉन कोऑपरेटिव गेम क्या होता है, प्लेयर जो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और हर कोई जो वो अपना खुद का मुनाफा जो वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जीरो सम गेम, when total payoff in the game remains the constant, so any gain by one player is equal to loss of the other player। तो यहाँ पर कौन सा वाला एग्जांपल है, जैसे वो दुकान, एक गांव के अंदर दो दुकानें हैं, शॉप ए एंड शॉप बी, और टोटल जो कस्टमर है वो है मान लीजिए 1000। तो उस केस के अंदर अगर ए ज़्यादा सेल कर पाएगा तो बी जो वो क्या कर पाएगा, कम कर पाएगा। इसके अगेंस्ट में नॉन जीरो सम गेम, जिसके अंदर जो है टोटल पे ऑफ जो है वो कैन वेरी, अलाउिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल गेन और लॉस, जिसके अंदर टोटल पे ऑफ भी जो वो तय नहीं है
कि ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि 1 लाख स्टूडेंट है, जबकि मान लीजिए सब मिला के भी जो है वो अभी तक सिर्फ 2000 स्टूडेंट तक ही पहुंच पाए हैं, अभी भी बाकी के जो है वो 98,000 अभी भी बचे हुए, तो वहां तक जा सकते हैं। तो ये एक तरीके का क्या होगा, नॉन जीरो सम गेम होगा। या फिर जैसे जियो वोडाफोन और ये आपस में लड़ रहे हैं, उनके बजाय उनको ये भी समझ आएगी कि भाई अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो उनको मोबाइल उन तक पहुंचवा के उनको कस्टमर बनाया जा सकता है, वो नए कस्टमर बनेंगे। डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क और अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। ये वापस इनको तीनों को सबसे लास्ट में वापस पढ़ेंगे एक बार के लिए, यहाँ पर जो इनको देख रहे हैं नोट्स में, सबसे लास्ट में वापस ये सारे आएंगे। नॉन कम्पिटिटिव सिचुएशन और कम्पिटिटिव सिचुएशन। कम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर वापस दो तरीके की आ सकती है कि प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। प्योर के अंदर वापस 2x2 गेम, 2x n गेम, m×n गेम और m×n गेम और मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अब दो तीन वर्ड जो है वो आपको परेशान कर रहे होंगे, एक तो पे ऑफ और ये प्योर स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। तो ये आगे जो है कुछ टर्मिनोलॉजी लिख रखी है, उससे पहले एजम्पशन देख लीजिएगा। ये इसकी बहुत सारी एजम्पशन है, इस वजह से इसकी लिमिटेशन भी बनती है कि भाई बहुत सारी एजम्पशन है जो कि इस तरीके की होता नहीं है। समझिएगा, पहली एजम्पशन क्या है, नंबर ऑफ कंपिटिटर जो है वो पता है कि भाई 2 प्लेयर है, 3 प्लेयर है, 4 प्लेयर है, वो पहले से गेम में तय होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि क्रिकेट के अंदर खेलते खेलते एक बाहर से बाउंड्री के बाहर से कोई आया और उसने कैच पकड़ लिया और आउट दे दिया एम्पायर ने, इस तरीके से नहीं होगा कि 11 प्लेयर इसके हैं तो 11 प्लेयर इसके हैं। जैसे में एक प्लेयर इस साइड बैठा, एक प्लेयर इस साइड बैठा, ऐसा नहीं कि सामने वाले प्लेयर का कोई दूसरा आदमी आके चला देगा। प्लेयर साइमल्टेनियसली चूज देयर रेस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, और प्लेयर जो वो एक साथ अपने जो वो एक्शन ले रहे हैं कि भाई ये जो है जैसे एक मान लीजिए कोका कोला है और एक थम्स अप है, वैसे जो है दोनों मान लीजिए अलग अलग है, तो कोका कोला जो है उसने छोटी बोतल निकाली, तो उसके साथ साथ पेप्सी वाले ने भी क्या किया, इसने छोटी कांच की बोतल निकाली, उसने छोटी प्लास्टिक की बोतल निकाली। इस तरीके के बोतल के अंदर पैकिंग करके उन्होंने प्रोडक्ट जो वो लॉन्च किए। तो ये क्या है, प्लेयर साइमल्टेनियसली चूज देयर रेस्पेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। स्ट्रेटेजी टू बी अडॉप्टेड बाय कंपटीटर कैन बी ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकली। वो कह रहा है कि जो भी कंपटीटर स्ट्रेटेजी लेंगे ना, उनको हम मैथमेटिकली मतलब इक्वेशन वगैरह कुछ बना सकते हैं, उसको हम नंबर्स के अंदर जो कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम गेम थ्योरी लगा भी नहीं पाएंगे, तो हमें ये फिर आगे हमारा बनेगा भी नहीं। प्रॉफिट और लॉस टू बी बोर्न बाय द कंपटीटर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड इन एडवांस। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, जितना भी बोर्न बाय होगा कंपटीटर का, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशन में, वो टोटल क्या होगा, फिक्स होगा, और वो एडवांस में हमें पता होगा। ईच पार्टिसिपेंट हैज अवेलेबल ए फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, और हर जो पार्टिसिपेंट है उसके पास तय जो है कोर्स ऑफ एक्शन है कि इतने में से कोई भी ले सकता है। मतलब कि टोटल स्ट्रेटेजी जैसे B1, B2, B3 इस तरीके की तय होगी पहले से, तभी ये क्वेश्चन जो वो आगे सॉल्व हो पाएंगे। ईच पार्टिसिपेंट इज अवेयर ऑफ स्ट्रेटेजी अवेलेबल विद द ओपोनेंट बट डज नॉट नो द स्ट्रेटेजी बीइंग अडॉप्टेड बाय द ओपोनेंट। वो कह रहा है कि ये तो पता है कि ओपोनेंट के पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है, बस उसे यही पता नहीं कि इसमें से वो कौन सी सेलेक्ट करेगा। ये जो इतनी सारी स्ट्रेटेजी, इस वजह से लिमिटेशन के अंदर इसकी वापस बहुत बुराइयां भी होती है और इतना इसको यूज भी नहीं होता है, क्योंकि इतनी सारी एजम्पशन जो है वो एक्चुअल में होती नहीं है कि अब हम ये करेंगे तो आगे वाला ये करेगा, ये कर सकता है, वो इतनी सारी चीज़ें भी पता नहीं होती। ईच कंपिटिटर बिहेव रेशनली एंड इंटेलिजेंटली। अब इसको भी वापस लिमिटेशन में पढ़ा जाता है। अब रेशनलिटी का मतलब क्या होता है, समझदार होना। अब समझदार हर किसी के लिए अलग है। एक समझदार होता है कि मौका मिले तो अच्छे से जो वो शॉट खेल लो, मतलब कि अगर अच्छा मौका मिला है तो उस केस के अंदर रिस्क ले लो ताकि हो सकता है मुनाफा हो। एक होगा कि मौका मिले तो भी सही तरीके से रहे, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले, और वो भी रेशनल है, वो भी समझदार है। समझ आ रही बात कि भाई एक जो है वो इस तरीके का मौका मिला तो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लो ताकि अपन या तो ऊपर चले जाएंगे या पूरा नीचे बैठ जाएंगे। वो भी एक तरीके से समझदार है, अगर उसका सही शॉट लग गया तो वो समझदार कहलाएगा, नहीं शॉट लगा तो वो समझदार नहीं कहलाएगा। एक कहता है कि सही मौका मिला हुआ तो भी ढंग से खेलो, ध्यान से खेलो, ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद करना पड़े। तो रैशनली और
इंटेलिजेंट जो है वो हर किसी के लिए उसकी डेफिनेशन जो है वो अलग है। ईच प्लेयर अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द गेन्स एंड मिनिमाइज द लॉसेज, और हर पार्टिसिपेंट जो वो एक ही चाहता है, या तो उसका गेन है तो वो मैक्सिमम हो, और कॉस्ट है या लॉस है तो वो क्या हो, कम से कम हो। पार्टिसिपेंट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द गेम। डिसीजन ऑफ द गेम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑफ आइदर ऑफ दीज टू ईच पार्टिसिपेंट, कि भाई हो सकता है कि पहले किसी को फायदा हो, या हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो, या हो सकता है कि उसे नुकसान हो। Each it is assumed that the player takes his decision individually in the independent manner without any direct communication with his opponent। वो कह रहे हैं कि भाई हम ये भी मान रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि वो ओपोनेंट को फोन करके पूछते हैं कि भाई तुम क्या करने वाले हो, और फिर वो बताता है कि मैं ये करने वाला हूँ, फिर उसको स्ट्रेटेजी आगे वाले की पता चलती है, और फिर उसके हिसाब से वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो निकालता है। एक्चुअल में बिजनेस के अंदर बात तो नहीं होती, लेकिन बिजनेस में कोशिश करते हैं वो कंपटीटर का ध्यान रखें। इस वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन जो क्या करते हैं, जो उनके कंपटीटर होते हैं उनके बिजनेस के अंदर एक आध अपना आदमी जो वो रखते हैं, ताकि उनको न्यूज मिलती रहे। जैसे अपन इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह जो है कहते हैं, इस तरीके के काम भी होते हैं। Assume that the each player has the knowledge of all the information relating to the game he play, और वो कह रहा है कि हर प्लेयर को पूरी नॉलेज है गेम की। Assume that the payoff are predetermined in reaction to the different course of action to the player, और वो कह रहा है कि हर स्ट्रेटेजी पे कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, वो भी पहले से क्या है, तय है कि भाई इतना फायदा होगा या इतना नुकसान होगा अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर। आज जो अपन इतना ही करते हैं, आज थोड़ी सी एक और क्लास है आगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं ना। कल जो है वो थोड़ा टाइम पे शुरू करेंगे, आज थोड़ा सुबह जो है वो लेट हो गया, तो फिर सारा कुछ जो है वो लेट ही चला। क्लियर है भाई? नोट्स जो है वो मैं लगभग 12 बजे तक जो वो अपडेट कर दूंगा, तो उसके बाद जो आप इन नोट्स को एक बार निकाल के पढ़ लीजिएगा, और ये जो थ्योरी पार्ट है उनको थोड़ा सा याद कीजिएगा भाई, बार बार पढ़ के, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि पिछली बार जो था कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी जो वो फॉलो की जा सकती है। क्लियर है भाई? और पुराना जो है वो भी पढ़ते रहिएगा। अब आप पूरे दिन के लिए क्लास से जो वो एक तरीके से फ्री है, ठीक है? मतलब मेरी तरफ से, बाकी संदीप सर की जो ईएफएम में चलेगी वो चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यही रहेगा, 6:30 बजे जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, और 9 बजे से जो है वो स्टेट्स होगी। स्टेट्स में ध्यान रखिएगा 8:45 से 9:15 के बीच में कभी भी शुरू होगी। हो सकता है 5-10 मिनट कभी जल्दी हो, कभी लेट हो।